प्रिय विद्यार्थियों, थर्ड ईयर में हिंदी कविता के पेपर में हिंदी कविता का प्रारंभ, फिर मैथिली क्षणगुप्त और उसके बाद छायावाद का परिचय, ये सब मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। आज मैं आपसे छायावाद के एक प्रमुख कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के बारे में कुछ चर्चा करने जा रहा हूँ। उनकी कविताओं के माध्यम से उनकी कविताओं की विशेषताओं पर बात करेंगे। हमारी परीक्षा में दो तरह के सवाल होते हैं, एक व्याख्या वाला हिस्सा होता है, एक कवि की रचनाशीलता पर सवाल होता है। सवाल वाला हिस्सा ज़्यादा होता है, व्याख्या वाला हिस्सा बहुत कम नंबर का होता है, लेकिन व्याख्या पढ़ाने में बहुत समय चला जाता है। मेरे पास समय कम है, इसलिए मैं कविताओं पर जो कोर्स में है उन पर थोड़ी थोड़ी बात इसी बीच में कर लूँगा, लेकिन मुख्य बात मैं निराला जी की रचनाशीलता पर करूँगा। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला छायावाद की कविता के चारों आधार स्तंभों में मेरे सबसे प्रिय और आदरणीय कवि हैं, क्योंकि वो शायद इन चारों कवियों में सबसे ज़्यादा साहसी और सबसे ज़्यादा प्रयोगशील थे। उनकी प्रयोगशीलता पर पहले बात करें, सबसे पहले उन्होंने दोनों स्तरों पर प्रयोग किए। एक कविता के रूप में अनेक तरह के प्रयोग करके, जिसको फॉर्म कहते हैं अंग्रेजी में, या शिल्प कहते हैं। कविता के शिल्प में जितने ज़्यादा प्रयोग उन्होंने किए उतने बहुत कम कवियों ने किए हैं। और दूसरा, विषय वस्तु के स्तर पर भी जो उन्होंने विद्रोहात्मक स्वर अपनी कविता में अपनाया, उसके लिए हम निराला को याद रखते हैं। मैं दोनों पर क्रमशः चर्चा करूँगा। पहले फॉर्म पर बात करते हैं। हमारे कोर्स में उनकी पहली कविता है जूही की कली। जूही की कली बहुत महत्वपूर्ण कविता है। जूही की कली निराला जी की पहली कविता मानी जाती है, हालांकि इस पर विवाद है, लेकिन अब मोटा मोटी उसे पहली कविता मानते हैं आलोचक। और इस कविता का इतिहास बड़ा मज़ेदार है। इस कविता का इतिहास ये है कि ये कविता निराला जी ने हिंदी के प्रसिद्ध संपादक आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी को उनकी पत्रिका सरस्वती में छपने के लिए भेजी थी, जिसे सरस्वती के संपादक आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने वापस लौटा दिया था। वापस क्यों लौटा दिया था? क्योंकि आप जानते हैं आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी भाषा और शिल्प के मामले में बड़े सख्त संपादक हुआ करते थे, और उन्हें जूही की कली कविता पसंद नहीं आई। उसके दो कारण थे। एक तो भाषा के स्तर पर बड़ी मांसल कविता थी, और दूसरा, उसमें निराला ने छंद के परंपरागत बंधनों को त्याग दिया था, और इसीलिए शुचितावादी आचार्य द्विवेदी को वह कविता पसंद नहीं आई, उन्होंने लौटा दिया। एक बड़े कवि और बड़े संपादक की टक्कर थी। निराला की वो कविता तो खैर बाद में दूसरी जगह छपी, लेकिन निराला ने अपनी कविता को आचार्य द्विवेदी के कहने पर बदला नहीं, क्योंकि वो जानते थे कि वो जो प्रयोग कर रहे हैं वो बड़ा महत्वपूर्ण प्रयोग है, आगे उन्हें इसके लिए याद रखा जाएगा। निराला की, इसको कुछ लोग मुक्त छंद की कविता भी कहते हैं। मुक्त छंद अपने आप में बड़ा परेशान करने वाला शब्द है, क्योंकि छंद शब्द का शाब्दिक अर्थ ही होता है बंधन। तो मुक्त बंधन ये क्या हुआ? डॉक्टर नामवर सिंह ने इसे बड़े अच्छी तरह से समझाया है कि दरअसल छंद से मुक्ति का तात्पर्य छंद से मुक्ति नहीं है, बल्कि छंद रूढ़ी से मुक्ति है। इस कविता में परंपरागत तुक नहीं है जो छंद में हुआ करती थी। 14-16 जो हम पढ़ने का कहो अहो, जो गुप्त जी की कविता शैली की खासियत है, वो सब इसमें नहीं मिलेगा। लेकिन इस कविता में एक आंतरिक लय है। देखिए, मैं पढ़ के समझाने की कोशिश करता हूँ। विजन वन वल्लरी पर सोती थी सुहाग भरी, स्नेह स्वप्न मग्न अमल कोमल तनु तरुणी, जूही की कली दृढ़ बंद किए शिथिल पत्रांक में, वासंती निशाथी विरह वधुर प्रिया संग छोड़, किसी दूर देश में था पवन जिसे कहते हैं मलयानिल, आई याद बिछुड़न से मिलन की वह मधुर बात, आई याद चांदनी की धुली हुई आधी रात, आई याद कांता की कंपित कमनीय गात, फिर क्या पवन उपवन सर सरित गहन गिरी कानन, कुंज लता पुंजों को पार कर पहुंचा जहां उसने की केली, कली खिली साथ। अब यदि आप ध्यान देंगे तो मैंने इस कविता को जिस तरह से पढ़ा है, उसके अंदर परंपरागत छंद नहीं है, लेकिन एक आंतरिक लय है, जिसमें कभी कभी तीसरी लाइन का जो प्रवाह है वो छठी लाइन से जाकर के, या छठी का 12वीं लाइन से जाकर के जुड़ता है, और पूरी कविता का एक सुघड़ लय है। उस लय को बरकरार रखा है। निराला को छंद का ज्ञान नहीं था, ऐसा नहीं है। निराला को जब छंद का भरपूर ज्ञान था, इसका सबसे बड़ा परिचय तो उनकी प्रसिद्ध कविता राम की शक्ति पूजा है। राम की शक्ति पूजा में तो उन्होंने समास का भंडार लगा दिया। एक एक पंक्ति जो 8-8, 10-10 लाइन तक चलती है, और उसके अंदर पूरा छंद का ध्यान रखा गया है। छंद का ध्यान था, लेकिन छंद से उन्होंने मुक्ति की बात कही। इस बात को थोड़ा समझ लीजिए, मैं इस पर थोड़ा सा विस्तार से बात करता हूँ। जब शिल्प के स्तर पे किसी खास दौर में किसी रचना धर्मिता में परिवर्तन आता है, तो वह दरअसल समाज के परिवर्तन का प्रतीक होता है। यूरोप में उपन्यास लेखन तब आया जब यूरोप में फ्रांस की राज्य क्रांति हुई,
और स्वतंत्रता, समानता, बंधुता के आदर्शों के साथ उपन्यास लेखन के मूल्यों को जोड़ के देखा जाता है। इसी तरह भारत में गद्य लेखन को आधुनिकता के आगमन के साथ साफ साफ जोड़ के देखा जाता है। तो दरअसल मुक्ति की यह आकांक्षा जो है, यह सिर्फ छंद के बंधन से मुक्ति की बात नहीं है। निराला ने एक जगह कहा है कि जैसे मनुष्यों की मुक्ति होती है, वैसे ही कविता की मुक्ति भी होती है। कविता की मुक्ति है छंद के बंधनों से मुक्त हो जाना। मुक्ति की आकांक्षा, यह छायावाद की पूरी रचनाशीलता का प्रिय स्वर है। इस बात को 2 मिनट के लिए और थोड़ा अच्छे से समझिए। भारत में आज़ादी की लड़ाई चल रही थी, भारत के लिए मुक्ति का एक बहुत बड़ा अर्थ था, और छायावादी कविता में जो रहस्यवाद है उसे भी समझने की कोशिश कीजिए। आज मैं आपसे पूछूं कि भारत कब आज़ाद हुआ था, तो आप आसानी से बता देंगे 15 अगस्त 1947। लेकिन सन 18, 20, 21, 22, 25 में जो कवि कविता लिख रहा था, उसके लिए बहुत बड़ा सवाल था भारत की आज़ादी, और वह रहस्य के गर्भ में थी। तो इसीलिए छायावादी कविता में मुक्ति की जो आकांक्षा दिखती है, उसे हम तत्कालीन स्वतंत्रता आंदोलन से जोड़ करके देख सकते हैं। और यही छंद के बंधनों से मुक्ति की बात है, जो आपको जूही की गली कविता में दिखेगी, संध्या सुंदरी कविता में दिखेगी। उनकी संध्या सुंदरी कविता हमारे कोर्स में दूसरी कविता है। इस कविता का जिक्र मैं पहले भी एक बार कर चुका हूँ, शायद छायावाद पढ़ाते समय। दिवसावसान का समय, मेघमय आसमान से उतर रही है, वह संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे धीरे। प्रकृति का मानवीकरण कहते हैं इसको हम। संध्या को एक स्त्री की तरह देखने की कोशिश की है। तिमिरांचल में चंचलता का नहीं कहीं आभास, मधुर मधुर हैं दोनों उसके अधर, किंतु जरा गंभीर नहीं है उनमें हास विलास। इस कविता में भी अगर आप देखेंगे तो छंद नहीं है, एक लय है, एक आंतरिक लय है जो कविता को सुंदर बना रही है। लेकिन वो परंपरागत छंदों के बंधन से मुक्ति की जो छटपटाहट है, वो इस कविता में भी दिखाई देती है। उनकी एक और प्रसिद्ध कविता है, मैं उसकी 2-4 लाइनें आपको सुना करके समझाने की कोशिश करता हूं। स्नेह निर्झर बह गया है, रेत जो तन रह गया है। उसमें देखिए वो कहते हैं, आम की यह डाल जो सूखी दिखी, कह रही है अब यहाँ पिकिया शिखी, नहीं आते पंक्ति में वह हूँ लिखी, नहीं जिसका अर्थ जीवन ढह गया है। अब देखिए, कह रही है अब यहाँ पिकिया शिखी, नहीं आते, पंक्ति खत्म होती है लेकिन उसका शिखी का लय जुड़ती है, पंक्ति हूँ मैं वह लिखी शिखी। तो देखिए किस तरह से वो छंद को तोड़ करके भी लय को बरकरार रखते हैं। यह उनकी कविता की बहुत बड़ी खासियत है। अब मैं दूसरे विषय पर बात करता हूँ, वो है निराला की कविता में स्वयं की चेतना। बहुत महत्वपूर्ण है। ये छायावाद की पूरी कविता आंदोलन की विशेषता है। मैं आपको छायावाद की विशेषता बताते समय बता चुका हूँ कि वैयक्तिकता छायावादी कविता की सबसे बड़ी विशेषता है, और निराला के यहाँ भरपूर है। मैं अकेला देखता हूँ आ रही मेरे दिवस की सांध्य बेला, या अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी तो आया है मेरे जीवन में मधुर वसंत। दरअसल निराला की एक प्रसिद्ध कविता है, उसका जिक्र जरूर करना चाहिए, भले ही वो आपके कोर्स में नहीं है, बहुत लंबी कविता है, लेकिन कभी मौका लगे तो आप पढ़िएगा। सरोज स्मृति। सरोज निराला की बेटी का नाम था, और वो कम उम्र में गुजर गई थी। निराला की पत्नी भी गुजर चुकी थी, तो वो उन्होंने अपने निकट जनों का बिछोह बहुत सहा, लेकिन बेटी के मृत्यु ने उन्हें बहुत बुरी तरह से तोड़ दिया। लेकिन बेटी की मृत्यु के बाद उन्होंने जो ये कविता लिखी, हिंदी में शोकांतिक कविताओं की परंपरा नहीं है, मरसिया लेखन कहते हैं उर्दू में इसको। उर्दू में बहुत बड़ी मशहूर परंपरा है, लेकिन हिंदी में यदि आप शोक कविताएं देखेंगे तो उसमें सरोज स्मृति का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। और ये जुड़ता है जाकर के उस बात से जो मैंने अभी आपसे कही कि निराला अपने बारे में कितना लिखते हैं। छायावादी कवि अपनी हर सांस का इतिहास लिख देना चाहता था। तो सरोज स्मृति कविता में वो अपनी बेटी का जो वर्णन करते हैं, उसके बचपन का, उसकी युवावस्था का, उसके विवाह का, वहाँ पे वो रूढ़ियों को भी तोड़ते हैं, अपने बारे में लिख करके एक नई परंपरा की भी शुरुआत करते हैं। और ये कहीं ना कहीं उनके सारे लेखन में दिखता है। निराला की कविता की एक बहुत मशहूर पंक्ति है, मैं शैली अपनाई, देखा एक दुखी निज भाई। तो ये मैं जो है ये सिर्फ अपने बारे में नहीं होता है, कहीं ना कहीं ये पूरी दुनिया के दुख से जाकर के जुड़ जाता है। यह आप निराला की दूसरी प्रसिद्ध कविता राम की शक्ति पूजा देखते हैं और सरोज स्मृति देखते हैं। राम की शक्ति पूजा रामचंद्र जी के बारे में है और सरोज स्मृति अपनी बेटी के बारे में है, लेकिन दोनों के अंदर आपको वैयक्तिक एक छाया दिखाई देती है। कन्या में पिता निरर्थक था, कुछ भी तेरे हित कर न सका,
वो उन्होंने सरोज के लिए कहा था। और राम वहाँ जानकी के लिए कहते हैं, जानकी हाय उद्धार प्रिया का हो न सका, कन्या में पिता निरर्थक था, कुछ भी तेरे हित कर न सका, जानकी हाय उद्धार प्रिया का हो न सका। दो अलग अलग कविताओं की दो अलग अलग पंक्तियां हैं, लेकिन कहीं ना कहीं दोनों में साम्य है। तो अपना वैयक्तिक जो है वो उनकी दूसरी भिन्न विषयों पर लिखी गई कविताओं में भी ये वैयक्तिक चेतना दिखाई देती है। निराला की एक प्रसिद्ध कविता है, उसके माध्यम से मैं इस वैयक्तिकता की बात को पूरी करने की कोशिश करूंगा। तो कविता है वह तोड़ती पत्थर, बहुत प्रसिद्ध कविता है निराला की, आपने सुना होगा इसके बारे में। वह तोड़ती पत्थर, देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर, वह तोड़ती पत्थर। कोई न छायादार पेड़ वह जिसके तले बैठी हुई स्वीकार, श्याम तन भर बंधा यौवन, नत नयन प्रिय कर्म रतन मन, श्याम तन भर बंधा यौवन, नत नयन प्रिय कर्म रत मन। गुरु हथौड़ा हाथ करती बार बार प्रहार, सामने तरुमालिका अट्टालिका प्राकार। कितनी जबरदस्त पंक्ति है। गुरु एक स्त्री है जो इलाहाबाद के पथ पर हथौड़ा लेकर के मजदूरी कर रही है, उसका बच्चा भी है साथ में। एक सामान्य दृश्य जो आप अपने चारों ओर कई बार देखते हैं, निराला ने देखा और उस पर एक कविता लिखी, हिंदी की महत्वपूर्ण कविता वह तोड़ती पत्थर। इस कविता को आप निराला की उन्हीं दो कविताओं के साथ जोड़ करके देखते हैं जो हमारे कोर्स में है। अगर वो कविताओं की व्याख्या है तो आप वह तोड़ती पत्थर का जिक्र जरूर करें तुलना में। एक तो भिक्षुक और एक विधवा, ये दोनों निराला की प्रगतिशील चेतना को बताने वाली कविताएं हैं। तो मैं कह रहा था वह तोड़ती पत्थर में गुरु हथौड़ा हाथ करती बार बार प्रहार, सामने तरुमालिका अट्टालिका प्राकार। हथौड़ा उस मजदूर स्त्री के हाथ में है, वो चोट कर रही है और सामने एक ऊंची बहुमंजिला इमारत खड़ी हुई है। ऐसा नहीं लगता जैसे वो चोट उस सामने पड़े मजदूरी के पत्थरों पर नहीं करी, बल्कि उस तरुमालिका अट्टालिका प्राकार पर चोट हो रही है। इस तरह से वो जुड़ता जाता है। और फिर आगे देखिए, देखते देखा मुझे तो एक बार, उस भवन की ओर देखा छिन्न तार, देख कर कोई नहीं, देखा मुझे उस दृष्टि से जो मार खा रोई नहीं, देखा मुझे उस दृष्टि से जो मार खा रोई नहीं, सजा सहज सितार, सुनी मैंने वह नहीं जो सुनी थी झंकार। और उसके बाद आखिरी पंक्ति है, लीन होते कर्म में फिर जो कहा, मैं तोड़ती पत्थर। हालांकि वो स्त्री खुद ही कह रही है, लेकिन कविता वह तोड़ती पत्थर से शुरू हुई थी और शुरू होकर के अंत होता है उसका मैं तोड़ती पत्थर तक। तो ये निराला जैसे कवि की खासियत है कि वो एक स्त्री के दुख को आपका दुख बना करके प्रस्तुत करने की ताकत रखते हैं। मैंने जैसा कहा ना, मैं शैली अपनाई, देखा एक दुखी निज भाई। कैलाश जी, तो मुझे लगता है काफी लंबा हो गया है, तो मैं एक बार इसको, कितनी देर का हुआ है? 12। तो मैं ये दो बिंदु जिन पर मैंने अभी चर्चा की, इस पर बात करके इस वीडियो को यहाँ खत्म करता हूँ। एक वीडियो और बनाऊंगा जिसमें हम निराला की कविता के और पक्षों पर बात करेंगे। लेकिन मुझे उम्मीद है प्रकृति का मानवीकरण जिस तरह वो करते हैं, वैयक्तिकता उनकी कविता में जिस तरह से आती है, और छंद के बंधनों को उन्होंने जिस तरह से तोड़ा, इन 3 बिंदुओं पर ये वीडियो बात स्पष्ट करता है। बाकी बातों के लिए अगला वीडियो देखते हैं।